नमस्कार साथियों, फ्रेंडशिप डे की हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा। अगर नहीं भी चल रहा होगा तो समय समय पे खुद को अपडेट करो, खुद के नॉलेज को अपडेट करो, एक्सपीरियंस को अपडेट करो। बहुत ही जल्दी आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा। विद दिस आई सी ए गणेश निकम। आज हम चर्चा करेंगे कि भाई जीएसटी की ट्रीटमेंट कंस्ट्रक्शन बिजनेस में क्या होती है। पर्टिकुलरली ऐसे केसेस में आपका बिजनेस रजिस्टर्ड महाराष्ट्र में है और आपको एक ऑर्डर मिली है कर्नाटका से और वो ऑर्डर आपको महाराष्ट्र से परफॉर्म करनी है। ऐसे केसेस में जीएसटी की ट्रीटमेंट क्या रहेगी, कौन से जीएसटी के प्रावधान होंगे, कौन से जीएसटी के रूल्स होंगे, सेक्शंस, और जो भी तमाम नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स होंगी, ऐसे कौन से सर्कुलर्स और सब चीजें अपने बिजनेस को एप्लीकेबल होगी। तो आज हम ऐसे ही विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे हमने जो आज का वीडियो है उसका शीर्षक ही बताया है कि भाई दूसरे राज्यों में कंस्ट्रक्शन सर्विस देने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि भाई हमारा बिजनेस महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, लेकिन हमें एक ऑर्डर मिली है कर्नाटका से। तो कर्नाटका से हमें जो ऑर्डर मिली है वो ऑर्डर मिली है कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड करने की, यानी एक हमें कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कर्नाटका में कंप्लीट करना है, इसकी ऑर्डर हमें मिली है। तो ये ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए क्या हमें कर्नाटका में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। चलो ठीक है, अगर हमें वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है तो क्या हमें ये सर्विस कंप्लीट करने के लिए या तो गुड्स जो रहेंगे, जो भी हम हमारे सर्विस परफॉर्म करने के लिए जो भी शिफ्ट करेंगे, क्या इसके लिए हम बिल टू शिफ्ट मॉडल यूज कर सकते हैं क्या। अगर हम बिल टू शिफ्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो आईटीसी का क्या ट्रीटमेंट रहेगा। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है गोयल अमृता रियलिटी है। देखो मेरे प्यारे साथियों, गोयल अमृता रियलिटी ये एक फिक्टिशियस बिजनेस का नाम हमने लिया है। जो केस हम आपके साथ आज साझा कर रहे हैं ये केस रियल है, लेकिन जो भी हमने तमाम इसमें मतलब जो कैरेक्टर्स यूज किए हैं, जैसे कि बिजनेस का नाम, स्टेट वगैरह वगैरह सब चीजें, इसमें अगर आपका ये जो बिजनेस का नाम है आपके बिजनेस के साथ अगर रिजेंबल होता है तो आप इसको एक इत्तेफाक समझिए। इसका आपके बिजनेस के नाम का और हमारे वीडियो का कोई भी ताल्लुकात नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। गोयल अमृता रियलिटी रजिस्टर्ड अंडर महाराष्ट्र जीएसटी लॉज। Seeking your opinion on the following GST related matters concerning a new work order we have received from the state of Karnataka for construction of e-movable property। देखिए मेरे प्यारे साथियों, गोयल अमृता रियलिटी है, इनको एक कर्नाटका से एक ई मूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करने का ऑर्डर मिला है। क्या कंस्ट्रक्शन करने का ऑर्डर मिला है। और आप एक चीज याद रखिए, गोयल अमृता रियलिटी ये महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, इनको ऑर्डर मिला है कर्नाटका से फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ई मूवेबल प्रॉपर्टी। Goyal Amrita Realty have recently been awarded a work from the Karnataka. Previously, we had a GST registration in Karnataka, but it was closed as there was no ongoing business in the state, and maintaining it added to our compliance cost. Currently, we do not have an active GST registration in Karnataka. गोयल अमृता क्या बोल रही कि भाई पहले हमारा कर्नाटका में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन था, लेकिन वहां पे हमें काफी दिनों तक, काफी महीनों तक, यानी काफी साल तक हमें कोई ऑर्डर मिला नहीं। इसकी वजह से हमने हमारा जो कर्नाटका जीएसटी रजिस्ट्रेशन था वो हमने कैंसिल करवा दिया। और अभी हमें एक ऑर्डर मिली है कर्नाटका से और वो हमें महाराष्ट्र से परफॉर्म करनी है। मतलब क्या है कि जो हम ई मूवेबल प्रॉपर्टी वहां पे कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके लिए जो भी मटेरियल रहेगा, जैसे उनके कुछ महाराष्ट्र में साइट्स चल रही है, वो साइट्स में जो कुछ रीयूजेबल मटेरियल है वो उस साइट्स के लिए यूज करना है, और कुछ जो मटेरियल लगने वाला है वो गोयल अमृता खुद कर्नाटका से ही खरीदने वाली है। ओके,
तो यहाँ पे सवाल जो आ रहा है वो सवाल आ रहा है कि भाई प्लीज क्लैरिफाई द जीएसटी ट्रीटमेंट फॉर द गोयल अमृता रियलिटी रजिस्टर्ड अंडर द महाराष्ट्र जीएसटी लॉज। ओके, एक कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है कर्नाटका से, जैसे कि एक एग्जांपल अपन पकड़ेंगे, इसमें 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ये जो गोयल अमृता है किस प्रकार से जीएसटी का बिलिंग करेगी? पहला सवाल है कि भाई किस प्रकार से जीएसटी का बिलिंग करेगी? क्या जीएसटी का बिलिंग महाराष्ट्र से ही करना चाहिए या गोयल गंगा ने सेपरेट जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर्नाटका में लेके जीएसटी का बिलिंग करना चाहिए? मटेरियल कुछ महाराष्ट्र से जाने वाला है, कुछ मटेरियल हम कर्नाटका से खरीदने वाले हैं। तो ये जो हम कर्नाटका से मटेरियल खरीदेंगे उसका आईटीसी हम किस प्रकार से लेंगे अगर हम कर्नाटका में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे? तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं टू प्रोवाइड दिस कंस्ट्रक्शन सर्विस इन कर्नाटका फ्रॉम द महाराष्ट्र। तो यही सवाल को डिकोड करने की कोशिश हम आज करेंगे। तो सवाल यहां पे आता है कि भाई जो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की जो प्रोविजन है वो क्या कहती है? जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की जो प्रोविजन है यानी सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, वो क्या बोलता है कि एवरी सप्लायर इज लाइबल टू रजिस्टर्ड इन द स्टेट फ्रॉम वेयर दे मेक टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, और उनका टर्नओवर अगर 20 लाख से ज्यादा है तो। सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं हम, गुड्स के बारे में बात नहीं कर रहे। गुड्स के बारे में ये लिमिट हो सकती है 40 लाख की हो। सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट कह रहा है कि भाई आप जहां से सप्लाई करोगे वहां से आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है। अपनी केस क्या है? जो सर्विस, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हमें कर्नाटका में कंस्ट्रक्शन करनी है उसके लिए हम कुछ मटेरियल सप्लाई करेंगे महाराष्ट्र से और कुछ मटेरियल हम खरीदेंगे, मतलब खरीदेंगे और सप्लाई करेंगे उस सर्विस परफॉर्म करने के लिए कर्नाटका में। तो क्या हमने कर्नाटका में ये सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आपको कर्नाटका में ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। इन योर केस अभी क्या हो रहा है कि द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द कंस्ट्रक्शन सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गवर्न बाय सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट 2017 which clearly state the place of supply of service directly in relations to an immovable property shall be the location of the immovable property। देखिए भाई साहब, कोई भी सर्विस के ऊपर, कोई भी गुड्स के ऊपर अगर हमें जीएसटी लगाना है तो पहले तो हमें डिसाइड करना होता है कि भाई ये गुड्स का और सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब कि भाई हम कहाँ पे सर्विस दे रहे, गुड्स को कहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। और हर एक सर्विस के बारे में, हर एक गुड्स के बारे में प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? तो जो सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 ऑफ द आईजीएसटी क्या बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई आपका द प्लेस जहां पे आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई रहने वाला है, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई रहने वाला है। देखिए, सिंस द कंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन कर्नाटका द प्लेस ऑफ सप्लाई इज कर्नाटका नॉट द महाराष्ट्र। इफ योर लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज महाराष्ट्र एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज कर्नाटका, it qualifies as a interstate supply and IGST is applicable only if you are supplying from the Maharashtra। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम जो भी मटेरियल महाराष्ट्र से कर्नाटका भेज रहे हैं तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लायर जो सर्विस दे रहा है उसका प्लेस महाराष्ट्र में है, जो रिसीव कर रहा है उसका प्लेस कर्नाटका में है। ये ट्रांजैक्शन को हम इंटर स्टेट सप्लाई मानते हैं, मतलब दो स्टेट के बीच में का जो सप्लाई है उसको हम इंटर स्टेट सप्लाई मानते हैं और उसके ऊपर हम महाराष्ट्र के जीएसटी से ही आईजीएसटी का बिलिंग करेंगे। लेकिन अभी बात क्या होती है कि हम कुछ मटेरियल जो है वो कर्नाटका से ही परचेस कर रहे हैं। तो अगर कर्नाटका से परचेस कर रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लायर, जो बंदा सप्लाई कर रहा है ना मटेरियल, वो भी तो कर्नाटका में ही है
और जो बंदा रिसीव कर रहा है, एक्चुअल जो डिलीवरी हो रही है वो भी तो कर्नाटका में है, तो ये तो लोकल ट्रांजैक्शन कहा जाएगा ना विद इन स्टेट में। तो इसको इंटर स्टेट क्यों नहीं कहा जाता है? क्या इसमें बिल टू शिप टू मॉडल यूज करके हम महाराष्ट्र से ही बिलिंग कर पाएंगे? तो चलो इस सवाल को भी हम देखते हैं। बट इन प्रैक्टिकल रियलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन सर्विस, द वर्क इज बीइंग एग्जीक्यूटेड फिजिकली इन कर्नाटका. Your site office, manpower, procurement and consumption are all within the Karnataka, and hence the actual taxable supply is from the Karnataka. बात क्या हो रही है कि भाई आपका मैन पावर, आपका साइट ऑफिस, आप कर्नाटका से कुछ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका कर्नाटका में प्रेजेंस है, आप कर्नाटका से कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको कर्नाटका में भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट 2017। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सेक्शंस कह रहे हैं। अभी क्या होती है कि भाई देखिए, इससे रिलेटेड एक केस लॉ भी हुआ है, उस केस का भी मैं नाम बताता हूं, मेसर्स टीडी एंड इलेक्ट्रिकल्स। मेसर्स टीडी एंड इलेक्ट्रिकल्स ने क्या किया, एआर को एप्लीकेशन किया। राजस्थान की ये पार्टी है, एडवांस रूलिंग इस केस में आया था। तो अभी ये टीडी इलेक्ट्रिकल्स राजस्थान में, उनको भी एक कर्नाटका से ऑर्डर मिली थी, और कर्नाटका को उनको जो है वो एक रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट है वो उनको कंप्लीट करना था। मतलब और भी उससे रिलेटेड कुछ काम थे, एग्जैक्ट नेचर जो होता वो उनको कर्नाटक में कंप्लीट करना था। तो इसी में भी इन्होंने ये सवाल पूछा एआर अथॉरिटी को कि क्या भाई इसमें हमें सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी? तो एआर ने बोला कि भाई अगर आप पूरी मैन पावर, पूरा कंट्रोलिंग, पूरा एवरीथिंग एग्जीक्यूशन अगर आप राजस्थान से करोगे तो आपको कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कुछ भी मटेरियल या तो कुछ भी कंजम्पशन वाला मटेरियल अगर आप कर्नाटका से लोगे, कुछ मैन पावर आप कर्नाटका से अगर हायर करोगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ये केस टू केस डिपेंड होता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सवाल अभी तीसरा सवाल है कि भाई चलो ठीक है, हमने महाराष्ट्र से मटेरियल भेजा, उसका हम क्रेडिट आसान तरीके से ले सकते हैं। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र से बिलिंग करना चाहते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ इन कर्नाटका, पूरा कंट्रोलिंग वहां से करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम अगर कर्नाटका से कुछ मटेरियल खरीदेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि भाई आपको कर्नाटका का जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होगा। अगर हम कर्नाटका का जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आईटीसी के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम कर्नाटका के जीएसटी से ही मटेरियल मंगवाएंगे और उसी से ही बिल रेज करेंगे अल्टीमेट क्लाइंट को, और उसी जीएसटी के नंबर हम मटेरियल प्रोक्योर करेंगे, उसके ऊपर जो भी हम टैक्सेस पे करेंगे इनपुट्स और इनपुट सर्विस के ऊपर, उसका हम सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 छोड़ के सब क्रेडिट ले सकते हैं। मतलब ब्लॉक क्रेडिट छोड़ के जो भी आपको अलाउेबल क्रेडिट है उसका क्रेडिट आप ले सकते हो। तो ये भी बात आपने जाननी चाहिए, ठीक है। अभी सवाल क्या आता है कि भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम अगर बिल टू शिफ्ट मॉडल करेंगे तो ना तो हमें कर्नाटका में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी, ना तो हमें आईटीसी लेने में दिक्कत आएगी। ये भी तो सवाल आ सकता है ना। तो भाई साहब पहले बिल टू शिफ्ट मॉडल समझेंगे, उसके साथ साथ जो सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 है आईजीएसटी का, उसको भी समझना जरूरी है। अभी बिल टू शिफ्ट मॉडल क्या होता है? बिल टू शिफ्ट मॉडल सेक्शन 10(1)(b आईजीएसटी एक्ट है। This model applies only when the goods are moved from one state to another. In your case, supplier is in Karnataka, delivery within Karnataka, GST registration Maharashtra में है। Therefore, supplier must charge the CGST SGST of the Karnataka, since both the supplier and the place of delivery is in the Karnataka. Since the Goyal Amrita is not registered in Karnataka, it cannot avail the CGST SGST of the Karnataka as a ITC under the Maharashtra registration. ITC of the CGST SGST is restricted to the same state. It is not transferable, okay, across the state. इसकी वजह से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कर्नाटका में, उसके बाद ही आप आईटीसी ले सकते हो। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि भाई हम बिल टू शिफ्ट मॉडल यहाँ पे क्यों नहीं यूज करेंगे? ऐसा कहाँ पे लिखा है कि भाई ये जो बिल टू शिफ्ट मॉडल है, दोनों यानी सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों ही अलग अलग स्टेट में रहने चाहिए।
हमारे केस में गोयल अमृता महाराष्ट्र में है, सप्लायर कर्नाटका में है, तो ये तो ऑलरेडी दोनों है। लेकिन इससे पहले हमें सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट देखना होगा। अभी सेक्शन 1 ये क्या बोलता है? सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 ये क्या बोलता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। देखो सेक्शन 10 में बिल टू शिफ्ट टू मॉडल बोला है। बिल टू शिफ्ट टू मॉडल का मतलब क्या होता है कि भाई बिल टू शिफ्ट टू मॉडल क्या होता है, पहले उसकी टेक्निकल डेफिनेशन में आपको समझाता हूं, मतलब आपको उसमें भी ये आ जाएगा। बिल टू शिफ्ट टू मॉडल होता है वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन वेदर एक्टिंग एज अ एजेंट और अदरवाइज before or during the movement of the goods, either by way of transfer of the documents of the title to the goods or otherwise, it shall be deemed that the third person has received the goods and the place of supply of such goods shall be the principal place of supply of such third person. इसको थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई साहब, बिल टू शिफ्ट टू मॉडल में ना 3 पार्टीज होती है, पार्टी ए, बी और सी। द पर्सन हु इशूज द बिल, ओके, बिल टू का मतलब क्या होता है? ए पार्टी जो होती है जो बिल इशू करती है, बी होती है द सप्लायर, मतलब ऐसा पर्सन जो गुड्स को डिस्पैच करता है, और सी जो है द पर्सन हु एक्चुअली रिसीव्स द गुड्स, ओके, मतलब शिप टू, जो मटेरियल हम प्रोक्योर कर रहे हैं ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, ये बात भी आप दिमाग में रखिए। 3 पार्टीज होती है, पार्टी ए, बी और सी। ए होती है बिल करती है, बी सप्लाई करती है, और सी जो है वो एक्चुअल मटेरियल रिसीव्ड करती है। अभी ये इंस्ट्रक्ट करता है बी को कि भाई तू गुड्स डिलीवर कर सी को। फॉर द जीएसटी पर्पजेस द सप्लाई इज डीम्ड टू बी मेड टू ए। जीएसटी का बिल टू शिफ्ट टू मॉडल क्या बोलता है कि भाई आपको सप्लाई किसको किया, भले ही गुड्स सी रिसीव कर रहा है, लेकिन जीएसटी बोलता है, बिल टू शिफ्ट टू मॉडल बोलता है कि भाई सप्लाई ए को ही गया है। और ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो रहेगा दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दैट थर्ड पर्सन, मतलब जो डायरेक्शन देता है ना उसका प्लेस, रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब जहां पे सर्विस दी गई है। तो फिजिकली जो गुड्स होता है वो। लेकिन ये बिल टू शिफ्ट मॉडल अप्लाई क्यों नहीं होगा, उससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 8 सबसेक्शन 1। सेक्शन 1 क्या बोलता है कि भाई देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 10 की प्रोविजंस को देखते हुए, वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स, मतलब जहां पे सप्लायर का लोकेशन और जहां पे गुड्स हम डिलीवर कर रहे हैं, अगर वो सेम स्टेट में है या तो सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। मतलब जो गुड्स सप्लाई कर रहा है और जो गुड्स रिसीव कर रहा है वो दोनों भी अगर एक ही स्टेट में है मेरे भाई साहब, तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कहा जाएगा, उसको इंट्रा स्टेट कहा जाएगा, मतलब विद इन स्टेट में लोकल सप्लाई कहा जाएगा। और उसके ऊपर जो भी लोकल सप्लायर होगा उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी ही चार्ज करना पड़ेगा। मेरे भाई साहब, अगर गोयल अमृता सोच रही कि भाई हम महाराष्ट्र के जीएसटी से ही आईजीएसटी का बिल प्रोवाइड करेंगे सेल्स के लिए, और जो मटेरियल प्रोक्योर्ड कर रहे हैं उसके लिए हम बिल टू शिफ्ट टू मॉडल यूज करेंगे और उसका आईटीसी लेंगे, तो भाई साहब नहीं ले सकोगे। क्यों नहीं ले सकोगे? सेक्शन 8(1) बीच में आता है। अगर आपके पास उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो उस स्टेट का आप एसजीएसटी सीजीएसटी लो ही नहीं पाओगे। यह सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। और वैसे ही एडवांस रूलिंग टी&डी में है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है। तो भाई साहब, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने पूरी तरह से ये वीडियो को एक्यूरेट, ऑथेंटिकेट बनाने की कोशिश की है, और इस वीडियो से हम आपको कोई भी प्रोफेशनल एडवाइस देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको जीएसटी के जो प्रावधान होते हैं, जीएसटी के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसके बारे में अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, मैं सीए गणेश निकम आज के लिए आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं कोई अन्य टॉपिक के लिए। थैंक यू सो मच।